BSOG 171 ये रहेगा भारतीय समाज छवियाँ एवं वास्तविकताएं। इसका चैप्टर नंबर 3 रहेगा राष्ट्र, राज्य और समाज। ठीक है, इस चैप्टर का नाम रहेगा। इसमें जो आज हम देखेंगे 3.2 जो हमारा रहेगा भारत में राज्य रहित समाज। फिर 3.3 रहेगा भारत में राज्य रहित से राज्य समाज में संक्रमण। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसमें रहेगा 3.4 रहेगा औपनिवेशिक भारत में राष्ट्र, राज्य और समाज कैसा था। ठीक है, यानी जब हमारा देश भाई अंग्रेज़ों का गुलाम था तो उस टाइम पर क्या था, राजनीतिक एकीकरण, वैधानिक एकीकरण और आर्थिक एकीकरण कैसे था। और 5.3 रहेगा औपनिवेशिक विरोधी आंदोलन और राष्ट्र राज्य क्या हैं। इन तीनों पॉइंटों पर, इन जितने भी पॉइंट हैं, इन सभी पॉइंटों पर क्या करेंगे, आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा जितने भी लोग वहाँ पर ज्वाइन हैं। ठीक है, देखिए ऐसा देखो क्या है, राज्य रहित समाज का वर्णन केंद्रीयकृत राजनीतिक संरचना की अनुपस्थिति में किया जाता है। राज्य रहित समाज का मतलब क्या होता है? राज्य रहित समाज का मतलब होता है कि किसी भी समाज में ना राजनैतिक संरचना नहीं है, यानी राजनैतिक स्थिति, किसी भी समाज में जब राजनैतिक स्थिति नहीं है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, राज्य रहित समाज बोला जाता है। यह इंगित करते हुए किया गया है कि वह समाज सामाजिक नियंत्रण के लिए कोई औपचारिक तंत्र नहीं है। यानी कह सकते हैं कि राज्य रहित समाज का मतलब होता है जब किसी समाज में राजनीतिक संरचना नहीं, यानी वहाँ पर भैया पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, चुनाव नहीं है, ये सारा चीज़ नहीं होता है, उसी को बोलेंगे राजनीतिक संरचना नहीं है। यानी वहाँ पर शासन चलाने के लिए कोई संस्थान नहीं है, राजनीतिक संस्थान नहीं है, वहाँ की सामाजिक स्थिति को नियंत्रण करने के लिए। यानी राज्य रहित हमने समाज की अगर बात की, ठीक है, राज्य रहित अगर हमने समाज की बात करी तो राज्य रहित जो समाज है, ठीक है, तो राज्य रहित जो हमारा समाज है वहाँ पर सामाजिक नियंत्रण करने के लिए, यानी लोगों को संचालन करने के लिए कोई तंत्र नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। यानी वहाँ पर क्या है, कोई व्यवस्था को बनाया नहीं गया, जैसा कि अन्य तात्कालिक समाजों में देखा जाता है। शुरू में जितने भी समाज रहे हैं तो वहाँ पर कोई राजनीतिक संस्था कभी नहीं रही है। ठीक है, नातेदारी और वंशावली व्यवस्था, यहाँ पर क्या किया गया है, नातेदारी और वंशावली व्यवस्था का बंधन राज्य रहित समाज की राजनीतिक क्रम को निर्धारित करता है। यानी नातेदारी और जो वंशावली व्यवस्था है, व्यवस्था का बंधन है राज्य रहित समाज को। ठीक है, जैसे नातेदारी है, वंशावली है, राज्य रहित समाज के राजनीतिक क्रम को बताता है। कृषि यहाँ पर जैसे यहाँ पर एग्रीकल्चर की हमने बात की है, कृषि क्रांति से राज्य समाज का उदय, यानी कृषि क्रांति से समाज का उदय। देखो हमारे समाज का उदय कैसे होता है, कृषि क्रांति से। ठीक है, यानी कृषि एग्रीकल्चर जो सेक्टर होता है उसमें अगर क्रांति होती तो समाज का उदय हुआ, क्योंकि राज्य तभी संभव हुआ जब वहाँ पर अतिरिक्त उत्पादन होगा। यानी राज्य तभी संभव होता है जब वहाँ पर भाई कैसा होगा, अतिरिक्त उत्पादन होगा। यानी जैसे खाने पीने की चीज़ें हैं, फसल हैं, कुछ भी है, जब एक्स्ट्रा उत्पादित किया जाएगा तो राज्य का उदय, क्योंकि राज्य तभी संभव है जब वहाँ पर अतिरिक्त उत्पादन होगा जो अनुपातिक वाले प्रबुद्ध को समर्थन नहीं करता है। अनुपातिक वाले यानी जो अमीर लोग हैं उनको समर्थन नहीं, यानी कहने का यहाँ पर मतलब ये होता है कि जो राज्य है ना, जब उत्पादन ज़्यादा होगा तब राज्य की क्या होगी, वहाँ पर संरचना होगी। कृषि पूर्व का समाज अतिरिक्त उत्पादन नहीं करता था। यानी जब हमारा पहले का समाज था, जब हमारे समाज में कृषि नहीं हुआ करती थी तो समाज क्या था, अतिरिक्त उत्पादन नहीं करता था। पहले का जो समाज होता था एक्स्ट्रा उत्पादन नहीं करते थे, यानी हम लोग खा पी लें यहीं तक हमारा उत्पादन होता था। ठीक है, क्योंकि इनके पास कोई स्तरीकरण नहीं था, यानी इनका कोई स्तर नहीं था, इनका कोई रोड मैप नहीं था, इनकी कोई संरचना नहीं थी जो अतिरिक्त, ठीक है, जो अतिरिक्त उत्पादन की मांग करें, यानी इनको ज़रूरत ही नहीं थी। यानी पहले का जो भैया हमारा समाज था ना, उसको एक्स्ट्रा, जैसे मान लो कि फसल का उत्पादन है, किसी भी चीज़ का उत्पादन करना है तो उनको किसी भी अतिरिक्त मांग नहीं थी, यानी किसी चीज़ की एक्स्ट्रा मांग नहीं थी, तो उनको क्या एक्स्ट्रा में कुछ उत्पादन करने का नहीं पड़ता था। जब कृषि संक्रमण में था तब भारत का अधिकतर भाग राज्य रहित नातेदारी समुदाय आधारित समाज, जहाँ जमीन निजी नहीं थी, ठीक है, यानी जहाँ पर क्या थी, जमीन निजी नहीं थी, वहाँ संपत्ति, भूमि, राजस्व और सुविकास संकल्पना नहीं थी। यानी जहाँ पर भूमि जो थी निजी नहीं थी। ठीक है, ज़्यादातर अगर हम बात करें, ठीक है, अगर आप ज़्यादातर बात करोगे तो हमारे यहाँ पर क्या देखने को मिलता है। ठीक है, ज़्यादातर अगर हम एक्स्ट्रा में अगर यहाँ पर अगर बात करें तो ज़्यादातर हमारे यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा समाज है वहाँ पर क्या है, भू राजस्व
कल्पना नहीं, यानी भू राजस्व नहीं है। यानी पहले हमारा का जो समाज होता था, पहले किसानों उसाने से भैया टैक्स वैक्स नहीं लिया जाता था, पैसा वैसा नहीं लिया जाता था। ऐसे ही लोग क्या करते थे, खेती किसानी करते रहते। यानी जब राज्य नहीं था तो टैक्स कौन लेगा, किसानों से पैसा कौन लेगा, पैसे वैसे लगाने कोई बात ही नहीं थी। यानी जब राज्य नहीं था, जब स्टेट नहीं था, तो वहाँ पर भू राजस्व की जो व्यवस्था थी वह नहीं थी। विद्वानों के कृषि के संबंध में दो विचार हैं। यानी जो विद्वानों कृषि के संबंध में क्या विचार देते हैं, अतिरिक्त उत्पादन और राज्य निर्माण। यानी भाई कह रहे हैं कि जब अतिरिक्त उत्पादन होगा, यानी जब ज़्यादा उत्पादन किया जाएगा तब राज्य का निर्माण। अब मान लो कि जैसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा, अनाज बहुत ज़्यादा हो रहा, तो उसको मैनेज करने के लिए क्या होगा, राज्य के निर्माण की ज़रूरत होगी। एक विचार से जो शास्त्रीय रूप में गार्डन चाइल्ड जैसे विद्वान द्वारा रखा गया है, यह था कि तकनीकी विकास ही नगरीय सभ्यता है। यानी तकनीकी विकास, यानी वे कह रहे हैं कि जब तकनीक का विकास होगा, यानी जब स्किल विकसित होगी या तकनीक नई नई तकनीक आएंगी, तभी नगरीय सभ्यता का विकास होगा और राज्य निर्माण की आवश्यक है। यानी अगर आपको एक राज्य के रूप में, यानी राज्य का निर्माण कब होगा भाई, जब तकनीकी विकास होगा, यानी नगरीय सभ्यता का विकास होगा और राज्य निर्माण के लिए आवश्यक है। यानी तकनीकी विकास और नगरीय सभ्यता क्या है, राज्य के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा विचार स्टर जैसे विद्वानों द्वारा रखा गया है। इन विद्वानों ने इस क्रम को जारी रखा जो तकनीकी क्रांति को निर्देशक, यानी इन विद्वानों ने क्या बताया कि तकनीकी क्रांति बहुत जरूरी है। यानी राज्य के निर्माण के लिए क्या जरूरी है, तकनीकी क्रांति। देखो हमारा कोई भी समाज है ना, पहले का जो आदमी होता था ना, जब आदि मानव होते थे, ये लोग क्या करते थे, जितना ज़रूरत होती थी उतना खेती कर लेते थे, उतना खा पी लेते थे, ठीक है, इतना होता था। लेकिन जब एक्स्ट्रा उत्पादन हुआ, जब अतिरिक्त उत्पादन होगा, तभी राज्य की ज़रूरत पड़ेगी। अब जैसे हम लोगों के खेत है, मान लीजिए हम लोगों का खेत है, तो हम लोग इतना उत्पादन करेंगे कि हम लोग खा पी ले। लेकिन जब एक्स्ट्रा उत्पादन होगा तो उसको मैनेज करने के लिए, उसको प्रबंधन करने के लिए क्या होगा, राज्य की ज़रूरत पड़ेगी। इसी को बोलते हैं यानी तकनीकी क्रांति। जब देखो, जब भैया जैसे फसल का उत्पादन होता है, उसमें अगर कोई क्रांति आएगी, नई टेक्नोलॉजी, तभी तो जो हमारा उत्पादन, फसल का उत्पादन होगा, बढ़ेगा। यानी तकनीकी क्रांति का जरूरी है। लोगों के पास अतिरिक्त उत्पादन करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था ताकि भेंट दी जा सके। क्या होता था शुरू में, क्या जैसे होता था कि हमें किसी को भेंट देनी है, किसी को भैया उपहार देना। आप सबने भी सुना होगा कि जब लोग एक दूसरे को उपहार देते थे, एक दूसरे को गिफ्ट देते थे, तो क्या देते थे, ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ें पहले दी जाती थी। पहले ये नहीं था कि सोना चांदी गिफ्ट में देंगे, उपहार में देंगे, ऐसा नहीं करना। अतिरिक्त जब उत्पादन होता था, जैसे मान लीजिए कि हमारे घर पर, मान लीजिए कि चावल ज़्यादा उत्पादन हो गया, तो हम किसी को भेंट दे देंगे, भैया भेंट कर देते थे। किसी के यहाँ पर कोई अन्य फसल थी तो उसको भेंट, यानी कह सकते हैं कि जब अतिरिक्त उत्पादन हुआ तो उसका कोई अन्य विकल्प नहीं था कि वो लोग करें क्या। जैसे आपके घर पे बहुत चावल हो रहा है तो चावल का करोगे क्या, तो दूसरे को भेंट देते थे, दूसरे को उपहार देते थे, ठीक है, उसको मैनेज किया जाए, क्योंकि राज तो था नहीं, राज की सलमा तो थी नहीं, तो उसको करते क्या थे, कुछ नहीं किया जाता था। ठीक है, देखो भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है। अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट की अगर बात करें, तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है सबसे पुरानी सभ्यता है। यानी इससे पहले के लोग कैसे थे उनके बारे में कुछ नहीं पता है। सबसे पुराने लोग हमारे अनुसार भैया कौन है, सभ्यता कौन है, सिंधु घाटी की सभ्यता है। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। विद्वानों ने तर्क दिया इस सभ्यता के शहर के बनावट के संदर्भ में एक रूपता दी। विद्वान क्या कहते हैं कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसके जो भैया शहर वहार बना था, एक रूपता है, यानी एक जैसे ही शहर बने थे। इससे उन लोगों ने निर्णय करने के लिए बाध्य किया कि यह एक केंद्रीय राजनीतिक प्राधिकरण मौजूद था। एक क्या कहते हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वहाँ पर क्या थी, राजनीतिक व्यवस्था थी। वहाँ क्या थी, वही राजनीतिक व्यवस्था थी, क्योंकि वहाँ पर क्या थी, केंद्रीयकरण व्यवस्था है, क्योंकि सबके घर एक जैसे बने और इसका रोड मैप बनेगा, इसकी नीति बनेगी। ये क्या होगा, जब वहाँ पर कोई केंद्रीय व्यवस्था होगी तभी हो सकता है। जो यह कहता है कि एक राज्य रहित समाज नहीं था, यानी कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो राज्य रहित समाज नहीं था। यानी सिंधु घाटी की सभ्यता में जो लोग थे वहाँ पर राजनीतिक संस्थाएं थी। ऐसा नहीं था सिंधु घाटी की सभ्यता में लोग जितना मन करता था उतना उत्पादन करते थे, ठीक है, ऐसा नहीं था, बल्कि वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा भी उत्पादन होता था। और सिंधु घाटी की सभ्यता एक विकसित सभ्यता है और सबके घर भैया एक जैसे बने हैं। इसका मतलब है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है राज विहीन नहीं थी। किलेबंदी जो राज्य के घटक तत्व में, देखो कोई भी राज्य होगा सबसे पहले क्या करेगा, किलाबंदी करेगा। किलाबंदी का मतलब होता है अपनी आंतरिक सुरक्षा करेगा भैया। जैसे भारत है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने वोटों की सुरक्षा कर रखे हैं। पहले राजा महाराजा जो होते थे, सुना होगा ना, ऊंची ऊंची दीवार उठवा लेते थे,
अपने इसी को बोलते हैं, यानी जो राज्य है वही किलाबंदी करने का काम करता है। गुजरात के धौलावीरा जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता में कुछ शहर पाए गए हैं। बर्तनों पर सिपाही का चित्र यह बताता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में सेना थी। ये कह रहे हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसमें क्या बताता है कि कुछ ऐसे बर्तन मिले हैं जिसमें सिपाही का निशान बना है। इसका मतलब क्या है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो राज्य विहीन नहीं थी, वहाँ पर राज्य था यानी स्टेट था। और सिंधु घाटी की जो सभ्यता जो है उसमें जैसे धौलावीरा है उसके जो शहर हैं वहाँ पर किलाबंदी की गई। आपने सुना भी होगा ना, सिंधु घाटी की सभ्यता जब पढ़ी होगी तो उसमें आपको बताएगा पूर्वी टीला है, पश्चिमी टीला है। और टीला क्या करता था, दूसरा क्या, सिक्योरिटी के लिए लंबी लंबी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, स्नानागार है, ये सारी चीज़ें क्या बताती, यानी सभी का जो रहने का काम है वो पूरी तरीके से क्या किया गया भैया, मैनेज किया गया। उसमें पूरे से आप कह सकते हो कि पूरा मैनेजमेंट को बताता है। यानी सिंधु घाटी की सभ्यता राज्य विहीन नहीं थी, यानी वहाँ पर राज्य था, स्टेट था। ठीक है, आगे देखें। ऐतिहासिक स्रोतों से पता चला है कि वैदिक समाज प्रमुख रूप से चारावाही घुमंतु था। हमारा जो वैदिक समाज था यानी वैदिक सभ्यता थी वो चारागाह लोग थे, घुमंतु लोग थे, यानी जो पशु वसु चराते नहीं। आपने भी आज भी हमारे समाज में देखा होगा कि जैसे हरियाणा में होता है, राजस्थान से बहुत लोग गाय भैंस चराने के लिए आता है। ऐसे भी बहुत सारे लोग जो होते हैं अपना पशु पक्षी चराते रहते हैं, पशुओं को चराते रहते, घूमते रहते, जहाँ मन करता वहीं घर बना लेते हैं। यानी सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग हैं कैसे हैं, चारागाही घुमंतु जो घूमते हैं, यानी उनका कोई परमानेंट घर नहीं, परमानेंट उनका निवास स्थल नहीं होता है। प्रारंभ में इनको कृषि का ज्ञान नहीं था, यानी जो वैदिक सभ्यता वाले लोग हैं खेती होती का इनको कुछ पता नहीं था। यानी कह रहे हैं कि जो सिंधु घाटी की या वैदिक सभ्यता के जो लोग हैं इनको शुरू में कृषि का कोई ज्ञान नहीं था। यह प्रमुख रूप से वंशावली पद्धति से निर्धारित, वंशावली पद्धति का मतलब होता है कि वंश परंपरा, ठीक है, वंश परंपरा के अकॉर्डिंग चलते थे, वंशावली के अकॉर्डिंग चलते थे। राज्य विहीन समाज का सामाजिक वर्गीकरण यह प्रकट करता है कि नातेदारी और वंशावली राज्य विहीन समाज को में राजनीतिक संगठनों की केंद्रीय नेतृत्व प्रदान कर। देखो जो हमारा वैदिक समाज है वो क्या है, राज्य विहीन समाज को उसको बताया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, घुमंतु हैं, चारागाही हैं और वंशावली थी। और वंशावली क्या होती है, वंशावली राजनीतिक संगठन का नेतृत्व बनाता है। ठीक है, वंशावली का मतलब है जैसे राजा महाराजा का वंश चलेगा भैया। ठीक है, जैसे अकबर का आपने देखा होगा, हुमायूं हैं, अकबर हैं, और उसके बाद शाहजहाँ हैं और औरंगजेब है, जो आते हैं पूरा वंशावली, वंश परंपरा चलती है ना। जैसे दादा है, पिताजी है, फिर बेटा है, पूरा इसी को क्या बोला जाता है भाई, वंशावली बोला जाता। और जहाँ पर वंशावली होगी वहाँ पर क्या होगी, राजनीतिक संगठनों की कर्ता की जरूर होगा। यह कहा जा सकता है कि वंशावली व्यवस्था का चरित्र पहचान योग्य प्रतीत होता है। यानी वंशावली अगर होगी तो वहाँ का जो व्यवस्था जो उसका जो चरित्र होगा योग्य प्रतीत होता है, जितना हम वैदिक समाज को जानते हैं। अगर आप देखोगे जो हमारा वैदिक समाज है, हमारा वैदिक समाज आपको कैसे दिखाई देता है कि वहाँ पर वंशावली है, यानी वहाँ पर भी हमें क्या, राज्य को देखने को मिलता है। देखो पूर्व ऋग्वैदिक काल और उत्तर ऋग्वैदिक काल के समय तक जाति के आधार पर समाज 4 वर्गों में विभाजित था। अगर हम देखेंगे, अगर आप देखोगे जो वैदिक सभ्यता अगर आपने पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में, अगर आपके पास हिस्ट्री रही होगी तो उसमें आपको पता चला होगा कि जो वैदिक सभ्यता वो 2 भागों में, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो दोनों जगह देखें, चाहे हमारा वैदिक सभ्यता थी तो वहाँ पर जो हमारा समाज था ना वह 4 वर्गों में बटा है। कैसे वर्गों में, जैसे क्या है कि भाई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य हैं, शूद्र हैं, ये 4 वर्गों में बटा हुआ था। भारतीय स्थिति में वंशवाद समाज, जाति और समाज के आकार को बनावट है। यानी हमारी सभ्यता में अगर देखो जो वंशवाद होता है वो क्या करता है, जाति और समाज को बनावट और आकार देता। वंशवाद के तत्व वंश और विवाह के नियम के लिए जाति का महत्व, यानी वंश के जो तत्व होंगे, जैसे हमारे यहाँ पर जैसे विवाह होता है ना, तो उसमें विवाह के जो नियम में क्या था, जाति का बहुत महत्व है। ठीक है, शादियों में क्या है, आगे चल करके भी इस पूरी बुक में हम मैरिज को बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे और विवाहिक चीज़ों को देखेंगे, विवाह कैसे होता है, शादियाँ कैसे होती हैं और समाज क्या है। तो कह सकते यहाँ पर क्या कह रहे हैं भैया कि जो विवाह होता है ना उसमें जाति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण है। जब स्तरीकरण का अलग स्वरूप आना शुरू हुआ तब आकार में एक प्रयास आया, तब सामाजिक कार्यक्रम के पवित्र सिद्धांत में उन सब साथ लाए गए। बाद की अवस्था में व्यवसायी समूह पैदावार में नियोजित किया गया, एक वर्ग के रूप में जुड़ा, लेकिन वंश उत्पत्ति की अवस्था से वंचित था।
ताकि उसे बहिष्कृत रखा जा सके। ये क्या कह रहे हैं कि जो वैदिक सभ्यता थी वो पूरा जाति आधारित है, ठीक है, जाति आधारित सभ्यता है, यानी वर्ण आधारित सभ्यता है। उसमें जो पैदावार है यानी जो उत्पादन, जो प्रोडक्शन है, वो क्या कौन करता था? व्यवसायी समूह, जिन्हें हम बनिया उनिया बोलते हैं। आज भी समय में जो वैश्य समाज के लोग हैं, वो बनिया जो लोग होते हैं वही तो करते हैं, व्यवसाय तो वही करते हैं भैया, व्यापारी तो वही है। तो व्यापारी जो लोग होता था, इनको वंश उत्पत्ति की अवस्था से वंचित रखा है ताकि इनको बहिष्कृत रखा जा सके, यानी इनको समाज से बाहर रखा जा सके, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर जैसे इतिहासकारों ने यह कहकर आर्यों की खोज के सिद्धांत जो लंबी अवधि तक प्रचलित रहा पर शंका जाहिर की कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, किलेबंदी और विकसित शहरों की तुलना में आर्यों के पास तकनीकी नहीं थी। क्या कह रहे हैं कि जितने पोर्ट ब्लेयर, जितने विदेशी हैं, ये सारा विदेशी लोग कहता है कि जो वैदिक सभ्यता है वो कैसी है? कहते हैं कि जो वैदिक सभ्यता है उसमें तकनीक नहीं है। वैदिक सभ्यता को बोलते हैं ग्रामीण सभ्यता, बल्कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या बोलते थे? ये बोलते थे विकसित शहरों की तुलना है, यानी विकसित हैं। आर्यों के पास तकनीकी नहीं। क्या कहते हैं कि जो आर्य हैं, जो हमारी जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता विकसित नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, वो घुमंतु लोग हैं, उनको कुछ पता नहीं, उनको कुछ नॉलेज नहीं है, वो अनपढ़ लोग थे, ऐसा बोला जाता है। लेकिन जो वैदिक, जो हमारी मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता को क्या, देखो सबसे पहले ना हम लोग वैदिक सभ्यता को ही जानते थे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जो खुदाई है तो वो तो 1921 में शुरू हुई। जब हमारे देश में अंग्रेज आया था ना, तो हम लोगों को क्या माना जाता था कि भारत के जो लोग हैं ये अनपढ़ लोग हैं, सपेरों का, मदारियों का देश है, यहाँ पर धार्मिक चीज़ें चलती रहती हैं, आडंबर हैं या परंपराएं वही सारा चलती रहती है, ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, घुमंतु लोग हैं। इस प्रकार के हमारे विचार पूरी दुनिया में लोग हमें इस प्रकार के जानते थे। और अंग्रेजों ने तो भैया तो भर भर के इस प्रकार की बातों को लिखा। दुनिया के लोग तो हमको तो मदारी और यही लोग समझने, यानी भारत की जो पहचान बनी ऐसे इन्होंने अंग्रेजों ने बना दी। ये जितना अंग्रेज, ये पोर्ट ब्लेयर, जितना अंग्रेज इतिहासकार है, इन सब ने भारत की बुराई की, बताया कि जो भारत के लोग हैं वो तो असभ्य हैं, उनको तो परंपरा का पता ही नहीं है, वो तो रहने का, खाने का, पीने का तो उनको ढंग ही नहीं मालूम है। हम तो भैया भारत पर इसलिए शासन कर रहे हैं क्योंकि हम भारत के लोगों को सभ्य बना रहे हैं। वो तो अनपढ़ जाति है, उनको दवाई धर्मस का कुछ पता नहीं है, वो अनपढ़ लोग हैं, वो ऐसे जादू टोने मंत्र को जानते हैं जिससे कुछ नहीं होता है, वो नई चीज़ों को नहीं जानते, इसीलिए हम उनको सिखा रहे हैं, हम उनको सभ्य बना रहे हैं। इस प्रकार की जो बातें थी वो प्रचलित थी, ठीक है। और क्योंकि हमारी जो वैदिक सभ्यता सबसे पुरानी है, और वैदिक सभ्यता को बता दिया तो गाँव की सभ्यता, इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ चीज़ें नहीं है, इसीलिए वहाँ पर इन चीज़ों को अगर आप बोलोगे तो यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर रही, ठीक है। आगे देखिए, तकनीक नहीं है, इसकी परिभाषा पर सच्चाई, इस पर संदेह किया गया कि आर्यन भाषा वैज्ञानिक ना कि प्रजातीय वर्ग है। जैसा पोर्ट ब्लेयर कहता है, आर्य उच्च कोटि के व्यक्ति थे। आर्यों का एक सामान्य वर्ग जिसे विसा कहा जाता संभवतः बाद के वैश्यों के पूर्वज थे। यह अंबेडकर के समान ही एक प्रतिबंधित होता है जो सोचते हैं कि यह वर्गीकरण राजनीतिक और लचीले थे। लेकिन अभी कुछ प्रख्यात वैज्ञानिक जैसे इरफान हबीब का मानना है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता मात्र शहर नहीं थे बल्कि बड़ा किसान वर्ग था। देखो जो इतिहासकार है ना, जैसे कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वैदिक सभ्यता वाले जो लोग हैं ना, उनको कुछ पता नहीं था, वो गांव के लोग थे, वो अनपढ़ लोग थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि आर्य जो हैं उच्च कोटि के थे, यानी उच्च कोटि के थे, और आर्य जो थे वो एक सामान्य वर्ग जिसे बीसा कहा जाता है, यानी ये लोग वैश्यों के, यानी वैश्यों के पूर्वज थे। और अंबेडकर के समान ही अगर आप बोलोगे तो इरफान हबीब क्या, इरफान हबीब इतिहासकार हैं, वो हड़प्पा सभ्यता को बोलते हैं, वो हड़प्पा सभ्यता को कहता है। हड़प्पा सभ्यता को इरफान हबीब क्या कह रहे हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता है वो बड़े किसान वर्गों का जो समूह है जो शहर के पालन करने के लिए आवश्यक था। यानी हड़प्पा सभ्यता को क्या इरफान हबीब क्या कहते हैं कि किसान का बड़ा वर्ग है, हड़प्पा सभ्यता को बता रहे हैं। बाढ़ और आपदा का सिद्धांत लागू नहीं होता क्योंकि यह संभव नहीं है कि संपूर्ण कृषि समाज पानी में डूबा हो। यानी जैसे बोला जाता ना हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, तो बहुत लोग मानता है ना कि बाढ़ आई होगी, हड़प्पा सभ्यता के लोग बह गए होंगे बाढ़ का। वो कह रहे हैं कि जो अगर हड़प्पा सभ्यता किसान समूह वर्ग था तो ये लागू नहीं होता कि यह सभ्यता बह गई होगी, क्योंकि जो किसान होता है ना, जो फार्मर होता है, वो भैया बाढ़ की समस्या से कैसे निजात पाना है, बाढ़ को कैसे रोकना है, बाढ़ से कैसे खेत को बचाना है, ये पूरी तरीके से निपुण होगा। यानी इरफान हबीब इस तथ्य को मना करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बाढ़ में बही गई होंगे। हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया तो उसमें बहुत सारे लोग बताते हैं बाढ़ भी सिंपल था। जैसे वो लोग बहुत बताते हैं कि लड़ाई हो गया होगा, सूखा पड़ गया होगा,
इस तरह के, उसमें एक एग्जाम्पल बाढ़ वाला भी दिया। तो इरफान हबीब इसको कट करते हुए बताते हैं, इसका काट देते हैं कि हड़प्पा के जो लोग हैं वो किसान का बड़ा वर्ग है, और किसान का बड़ा वर्ग जो है बाढ़ की समस्याओं को रोकने में काम करता है। इसीलिए अभी भी यह कुछ बाहरी लोगों द्वारा आक्रमण और खोज के सिद्धांत को मानते हैं। यानी इरफान हबीब मानते हैं कि बाहरी लोगों ने हड़प्पा सभ्यता पर क्या आक्रमण कर दिया होगा और क्या कर दिया होगा, उनको इस सिद्धांत को मानते हैं। यानी बाहरी लोगों के आक्रमण हुआ होगा और बाहरी लोगों ने हड़प्पा के लोगों को हरा दिया होगा, इसलिए हड़प्पा के सभ्यता के लोगों का धीरे धीरे पतन हो गया। इस सिद्धांत को कौन मानता है? इरफान हबीब। इस खोज का आर्यों की सफलता का श्रेय उनके घोड़ों को अधिक जाता। यानी जो आर्य है ना, उनके पास बहुत अच्छा भैया घोड़ा होता था। आर्य जो इस देश में सफल हुए, कहते हैं कि उनको अच्छे पास घोड़े थे। घोड़े जो होते हैं रथ ले जाता था सबसे, जबकि पहले सभी कवच और शस्त्र की तुलना करने पर रथ की बहुत क्या थी, मशीन थी, जिसे रखने का मतलब होता था उच्च वर्ग का। यानी कह रहे हैं कि जो आर्य हैं वो उच्च कोटि के हैं। क्या बताया जा रहा है कि जो आर्य हैं वह उच्च कोटि हैं, क्योंकि आर्यों के पास भैया घोड़ा है, और घोड़ा जो है अमीर व्यक्ति ही रख सकता है, और जो अमीर होगा यानी अस्त्र शस्त्र की तुलना होगी, यानी ये बहुत कीमती चीज़ है। इसका मतलब है उस समय का उच्च वर्ग था, यानी आर्य जो है वो उच्च वर्ग था। इसीलिए वैदिक समाज को सबसे पहले सामंती स्थिति पर आक्रमण करना कठिन होता था। यानी वैदिक जो समाज था हमारा, वो सामंती जो स्थिति है उस पर आक्रमण करना कई बार क्या होगा है, कठिन बता रहे हैं। देखो यहाँ पर हम राज्य विहीन समाज के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो राज्य विहीन समाज में हम वैदिक सभ्यता और हड़प्पा को दोनों हमने देखा। और यहाँ पर एक चीज़, राज्य विहीन समाज का मतलब होता है ना, जब किसी समाज में ना कोई राजनीतिक व्यवस्था ना बचे तो इसी को क्या बोला जाता है भाई, राज्य विहीन समाज बोला जाता है, ठीक है। आगे देखिए, अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा 3.3 रहेगा, ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट आ रहा है 3.3 है। तो 3.3 में अगर आप देखेंगे तो इसमें हमारा क्या रहेगा, 3.3 में, एक मिनट देखिएगा, 3.3 देखिए, भारत में राज्य विहीन समाज से राज्य में संक्रमण। यानी भारत में जो राज्य विहीन समाज है वह संक्रमण, यानी हमारा जो राज्य विहीन समाज था फिर उस राज्य समाज में कैसे कन्वर्ट हो गया, इसको बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे राज्य विहीन यानी ऐसा राज्य जहाँ पर कोई भी ऐसा समाज जहाँ पर कोई भी राजनीतिक संस्था नहीं थी। तो हमारे यहाँ पर राजनीतिक संस्था कैसे बनी, सारी चीज़ें कैसे बनी, अब इन चीज़ों के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा, भारत में राज्य विहीन समाज से राज्य समाज में संक्रमण किस प्रकार हुआ, चर्चा कीजिए, ठीक है। जैसे आंसर क्या कैसे लिखें, देखिए भारतीय इतिहास में एक खास मोड़ पर राज्य विहीन समाज से राज्य समाज में संक्रमण होता है। यानी हमारा जो पहले राज्य विहीन समाज कह सकते हैं और फिर वो राज्य समाज की ओर कैसे संक्रमण का मतलब होता है एक निरंतर प्रक्रिया के तहत हमारा जो राज्य विहीन समाज था राज्य समाज में गया। यह तब हुआ जब समाज में कृषक पैदावार और सामाजिक संबंध एक स्तर पर पहुंचे। यानी क्या हुआ, हमारा जो समाज था राज्यविहीन जो समाज था वो राज्य समाज में तब गया जब हमारे समाज में कृषक ज़्यादातर हो गए, किसान ज़्यादा हो गए और सामाजिक संबंध एक स्तर पर, यानी लोगों का जो सामाजिक संबंध था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था और जो किसान है और किसान बढ़े और पैदावार बढ़ी, ठीक है। अतिरिक्त कृषि उत्पादन और सेना का प्रबंधन करना संभव था। यानी अतिरिक्त जब कृषि उत्पादन हुआ तो सेना का भी ज़रूरी थी भाई, क्योंकि अगर ज़्यादा उत्पादन होगा तो ज़्यादा फसल वसल होगा तो फसलों को तो बचाना पड़ेगा ना, उसकी रखवाली करनी पड़ेगी, यानी उसका प्रबंधन मैनेजमेंट करना पड़ेगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो पौराणिक भारत के राज्यों को समझने में महत्वपूर्ण है। यानी कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, ठीक है, कौटिल्य का जो यहाँ पर अर्थशास्त्र है वो क्या बताता है, चाणक्य को हम बोल रहे हैं, कौटिल्य उन्हीं को बोला जाता है। उनकी जो किताब अर्थशास्त्र है जो पौराणिक भारत के राज्यों को समझने में महत्वपूर्ण है। राज्य के 7 बनावटी तत्व हैं, यानी जो राज्य होता है उसमें 7 तत्व शामिल हैं। कौन कौन से भैया तत्व शामिल हैं, यानी स्टेट तभी बोलोगे। पहला क्या है, राजा, यानी स्वतंत्र शक्ति होगी। यानी राज्य कब बनेगा, जब वहाँ पर एक राजा होगा, एक स्वतंत्र पावर होगी, ठीक है। मंत्री होंगे, यानी उसके मंत्री कैबिनेट होगी। गण होंगे, यानी उसके जो चेले चमचे होंगे। लोग होंगे, यानी वहाँ पर लोग भी रहते हैं, आम लोग होंगे। सुरक्षित शहर होंगे, यानी जो वहाँ पर शहर होंगे वो क्या होंगे कि अच्छे से शहर बनेंगे, सुरक्षित होंगे। खजाना होगा, सेना और रंगराजन, ये सारी चीज़, यानी राज्य में क्या होगा, राज्य में 7 चीज़ें शामिल हैं। जैसे राजा होगा, मंत्री होगा, गण होंगे, लोग होंगे, सुरक्षित शहर होगा, खजाना और सेना, ये सारी चीज़ें उसमें क्या होती हैं, शामिल होती हैं। रांची स्तूप से
एक चित्र बल्ली जो मलवा वंश के कुशीनगर के शहर को दिखाता है, एक गण संघ था। यानी रांची स्तूप जो बना था, रांची का स्तूप जो बना है उसमें क्या है, एक राज्य को दिखाया गया है। एक क्या था, गणराज्य। यानी सांची का जो स्तूप है वहाँ से ही हमें पता चलता है कि एक राज्य था। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर फोटो में देख रहे हैं, ये आप यहाँ इस फोटो के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, यह सवाल है कि कृषि के अतिरिक्त यहाँ क्या करें हैं, यह सवाल है कि कृषि में अतिरिक्त उत्पादन किस प्रकार किया जा सकता है जो राज्य के इन सभी आवश्यक तत्व के लिए जरूरी। यानी कह रहे हैं कि सबसे बड़ा सवाल है कृषि में अधिक उत्पादन कैसे हो, राज्य के लिए इसमें सबसे आवश्यक तत्व कौन कौन से जरूर हैं। इतिहासकारों ने कहा है कि कृषि के लिए लोहे बने औजार का उपयोग पुराने भारत में धान काटने के लिए महत्वपूर्ण। देखो, जब लोहे का आविष्कार हुआ ना, 6ठी शताब्दी में लोहा आता है, लोहे का आविष्कार 6ठी शताब्दी। जब 6ठी शताब्दी में लोहे का आविष्कार होता है तब क्या होता है कृषि में। ठीक है, कृषि में क्या होता है, जैसे कृषि में धान काटना है, कुछ भी करना है, लोहे का आविष्कार से जैसे खेत जोतना है तो उसमें जो हल चलता था उसमें जो फाल लगा होता था वो लोहे का बना, पहले लकड़ी का होता था। इससे का यानी जब लोहे का आविष्कार हुआ तो जो कृषि थी, कृषि में परिवर्तन आया, क्योंकि अब लोहे का औजार होने से क्या हुआ, धान की कटाई जुताई चीज़ों में क्या एक परिवर्तन आया। ठीक है, महत्वपूर्ण है, ताकि राज्य समाज से राज्य सभ्यता में परिवर्तित किया जा सके। यानी जब कृषि का अतिरिक्त उत्पादन होगा, जो राज्य रहित समाज होगा वो राज्य सभ्यता समाज में बदल जाएगा। इसीलिए हम पाएंगे कि गंगा की घाटी वह जगह थी जहां पर भारत का पहला गणतंत्र, यानी कह सकते हैं कि गंगा की घाटी यानी गंगा का इलाका था, वहां पर लोग खेती करते थे तो पानी थी, तो गंगा की घाटी जो है वह भारत का पहला गणतंत्र यानी पहला राज्य विकसित हुआ जो गणसंघ कहलाया। यानी क्या कहलाया भाई, जो गणसंघ कहलाया। चिर अस्थायी और बड़ा जल स्रोत का होना, यानी चिर अस्थायी यानी वहाँ पर अस्थायी निवास हो और बड़ा पानी का समूह हो, तो राज्य और शहरी जनसंख्या के लिए सबसे जरूरी है। यानी राज्य के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, लोग अस्थायी निवास करें, ये राज्य के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी। और लोगों के लिए क्या जरूरी भैया, कि पानी का वहाँ प्रबंध हो। इसीलिए आपने देखा कि हमारी जितनी भी सभ्यताएँ थी, हमारे जितने भी पुराने शहर हैं वो सभी नदियों के किनारे बसे हैं। यानी लोगों की अस्थायी बसावट होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है और लोगों के लिए क्या है भाई, पानी की सभ्यता का यानी पानी का स्रोत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है राज्य के लिए। इसी तरह नगरीय सभ्यता का उद्यम मोनोस्पोटामिया के किनारे और ट्रीस नदी के किनारे सिंधु का उदय सिंधु घाटी की सभ्यता के किनारे हुआ। यानी जितने भी पुरानी सभ्यताएं हैं, चाहे ठीक है, चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता है, चाहे मोसोपोटामिया की सभ्यता है, जितनी भी हमारी सभ्यताएं थी उन सभी सभ्यताओं का विकास क्या भैया, नदी के किनारे हुआ है। उत्तर प्रायद्वीप यानी भारत में गंगा और यमुना संचित चरस समतल पर्यावरणीय स्थिति प्रदान करते हैं जो खेती और अतिरिक्त उत्पादन के लिए आवश्यकता। अगर बात करेंगे कि जो गंगा और यमुना का जो हमारा क्षेत्र है पर्यावरण के भी लिए अच्छा है और खेती के लिए भी अच्छा है। ठीक, खेती के लिए भी अच्छा है। अतिरिक्त देखो, गणतंत्र राज्य के साथ साथ विकसित हुए, इसीलिए दो प्रकार के राज्य पद्धति इस समय में विकसित हुई, गणसंघ और राजशाही। गणसंघ का मतलब होता है वहाँ पर जो लोग हैं उनके की द्वारा शासन हो, राजशाही का मतलब होता है वहाँ पर राजा होगा। ठीक है, राजशाही का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर क्या होगा, एक प्रकार के राजा होंगे। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर राजा की बात की गई। यानी राज्य जो होगा दो प्रकार का होगा, यानी जैसे राजतंत्र हम बोलते हैं, ठीक है, राजा होगा वहाँ पर, एक होता है गणतंत्र यानी लोगों के द्वारा बनाई गई व्यवस्था यानी लोग ही उस व्यवस्था, और दूसरा राजशाही होगा। यह वो समय था जब भारत का पहला शासक मगध का उदय, यानी भारत में जो पहला राज्य बनता हो क्या बनता भैया, मगध बनता है, बड़ा राज्य। उससे पहले तो हमारे जो होते थे महाजनपद काल, महाजनपद जो होता था उसके बाद क्या बना, पहला जो राज्य बना था वो मगध बनता है बिहार में। जो इसका यहाँ मध्य गंगा मैदानी के पूर्व राज्य में वंशावली समाज के राज्य में संक्रमण में लगभग 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में, यानी मगध का उदय क्या हुआ, यहाँ गंगा नदी के किनारे और वंशावली समाज में इसका उदय 1000 से लेकर 600 ईस्वी के पूर्व हुआ था। इस अवधि में सामाजिक संगठन का वर्णन बौद्ध ग्रंथों में होता है। यानी इस सामाजिक संगठन कैसे था, यानी जब मगध राज्य आया तो हमारा समाज कैसे था, हमारे लोग कैसे थे, इसका जो है बौद्ध जो ग्रंथ होते उसमें लिखा गया है। दोनों गणसंघ और राजतंत्र अलग अलग सामाजिक संगठन के संगठन। देखो, गणतंत्र होगा यानी जहाँ पर लोगों का शासन होगा और जहाँ पर राजतंत्र होगा यानी जहाँ पर राजा होंगे, जहाँ पर जनता शासन करेगी। दोनों की जो सामाजिक संगठन होगा, दोनों की जो सामाजिक जो संरचना होगी, दोनों में परिवर्तन होगा।
वर्ण संरचना राजवंश में महत्वपूर्ण है। यानी वर्ण जो होता है वो राज्य, यानी वर्ण का मतलब जैसे हम मान लीजिए ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैसे हैं। जहाँ पर राजवंश वहाँ पर महत्व, जबकि गण संघ में वर्णा संरचना का कोई अर्थ नहीं है, यानी वहाँ पर जातिवादी का कोई, यानी जहाँ पर लोगों का शासन है वहाँ पर वर्ण संरचना का कोई महत्व नहीं। लेकिन वंश का वंशावली है, यानी वहाँ पर वंशावली का ज़्यादा संबंध है। इस अवधि में के दौरान अगर आप देखेंगे जैसे कौशाम्बी है, वैशाली है, राजगृह है, जैसे सारा अस्तित्व में आते हैं। कह सकते हैं कि क्या आता है कि नए नए मगध एक राजा था, मगध के बाद कई सारे इस देश में राज्य बनते हैं, जैसे कौशाम्बी है, वैशाली है, राजगृह है, जैसे शहर अस्तित्व में आए। ये सारे परिवर्तन सामाजिक संगठन और राज्य व्यवस्था में संभव, ये सारे जो परिवर्तन है यानी हमारी सामाजिक संगठन में परिवर्तन हुआ और राज्य व्यवस्था में परिवर्तन, क्योंकि कृषि पैदावार में वृद्धि ने शहर और राज्य की जटिल वर्गीय समाज को आधार, यानी जब कृषि का उत्पादन बढ़ा, तो शहरों का विकास हुआ और शहरों का विकास होने से हमारा जो वर्गीय समाज है उसका आधार प्रदान हुआ और जैसे शहरों का विकास हुआ वैसे राज्य का विकास हुआ। ठीक है, राजधानी और स्थिर सेना के साथ 16 महाजनपद की स्थापना करना संभव नहीं था, यानी राजधानी और सेना के साथ, ठीक है, सिर्फ राजधानी हो और सेना हो, इसी के साथ जो 16 महाजनपद थे उसकी स्थापना करना संभव नहीं था यदि कृषि में अतिरिक्त पैदावार ना हो। देखो, राज्य की स्थापना सिर्फ ये नहीं है कि सेना होगी और राजधानी होगी, इससे क्या होगा, राज्य बन जाएगा। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि कृषि में पैदावार हो, भैया लोगों के खाने अतिरिक्त उत्पादन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी राज्य की स्थापना के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, अतिरिक्त उत्पादन, यानी जैसे अतिरिक्त उत्पादन बहुत ज़्यादा क्या है, जरूरी है। और यह और भी कठिन होता यदि जाति प्रथा ने मजदूर लेकिन मेहनत करने वालों को में नहीं बांटा होता। अगर यह और भी कठिन होता अगर जाति प्रथा ने मजदूर और मेहनत करने वालों में, क्या जाति व्यवस्था से क्या कि मजदूर वर्ग आता है और जिससे फसलों का उत्पादन जो होता है वह बढ़ता है। अशोक के शासनकाल में मौर्य राज्य को संगठित करना इन पहलुओं के लिए बाध्य कर दी। जब अशोक का शासन आता है तो अशोक क्या करता है, पूरे राज्य को क्या करता है भाई, संगठित करता है। इसीलिए तो अशोक के एक महान राजा बताया जाता है कि उन्होंने पूरे समाज को एक सूत्र में बांधने का भैया काम किया था। यहाँ हम लोग पहले मौर्य शासन के उद्गम और ह्रास की कहानी नहीं लिखने जा रहे हैं, यानी यहाँ पर हम मौर्यों का कैसे उद्भव हुआ, मौर्यों का कैसे पतन हुआ, हम उसको यहाँ पर बात नहीं करेंगे। हमारा प्राथमिक लक्ष्य दिखाना यह है कि राष्ट्र राज्य का विचार उस समय नहीं था, यानी जब कह सकते हैं कि जब मगध था, जब मौर्य वंश था, जब गुप्त वंश था, 16 महाजनपद थे, तो उस टाइम क्या था, राष्ट्र राज्य का कोई विचार नहीं था, यानी राष्ट्र का यानी राष्ट्र राज्य का कोई विचार नहीं था। जब पौराणिक भारत में साम्राज्य के एकीकरण हो रहा था, यानी पौराणिक यानी जो हमारा पुराना भारत है, जो हमारा प्राचीन भारत है, वहाँ पर जब साम्राज्य का जो साम्राज्य थे उनका जब एकीकरण, जब एक एक करके मिल रहे थे, तब उस टाइम क्या था, राष्ट्र राज्य का कोई विचार नहीं था। समान रूप से गुप्त शासनों का उदय, हमें यह सोचने पर बात करें, यानी जब गुप्त शासन आता है, जब गुप्त शासक आते हैं तो हमें यह सोचने के लिए बाध्य करेगा, यानी हमें यह सोचने का मजबूर करेगा भारत एक राज्य के रूप में कैसे आया। इसमें कोई शंका नहीं है कि राज्य के पास विशाल केंद्रीकृत प्रशासकीय और नौकरशाही के होती है, यानी राज्य जो होता है उसके पास क्या होता है भाई, विशाल केंद्रीकृत शासन होगा, यानी विशाल उसके पास क्या होगा, केंद्रीकृत प्रशासनिक लोग होंगे, नेता होंगे, यानी अफसर होंगे, मंत्री होंगे, ये सारी चीज़ें उसके साथ संरचना। और लगातार जीत से जमीन पर अधिकार, यानी राज्य जो होगा एक तो पास उसके लोग भैया काम करवाने वाले लोग होंगे, क्या कहते हैं, उसके पास नौकरशाही होगी। दूसरा क्या होगा, जमीन पर उसका क्या होगा, अधिकार होगा। लेकिन ब्रिटिश उपनिवेशकों के द्वारा भारत में जो राजनीतिक और आर्थिक संगठन किया गया वो भारत इतिहास में समांतर था, यानी जब यहाँ पर अंग्रेज आते हैं तो हमारी जो राजनीतिक और आर्थिक जो व्यवस्था होती है उसमें थोड़ा अंतर आता है। उस समय तक भारत एक राष्ट्र के रूप में, यानी जब अंग्रेज भी आते हैं, ठीक है, जब अंग्रेज ने शासन किया तब भी हमारे देश में कोई राष्ट्र को लेकर के संरचना नहीं थी, यानी हम लोग एक राष्ट्र के, यानी भारत की कोई संरचना नहीं थी। अलग अलग हमारी देश से रियासतें हुआ करती थी, अलग अलग राजा महाराजा हुआ करते थे उसी टाइम। यह उपनिवेश शासनकाल के दौरान उनके खिलाफ संघर्ष था जो राष्ट्र के रूप में भारत के विचार को, यानी अंग्रेजों ने उपनिवेश जब शासन चला तो अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों का खिलाफ जो संघर्ष था, यानी उन्होंने इतना ज़्यादा हम लोगों का शोषण किया कि हम लोग एकजुट हो गए, एक राष्ट्र के रूप में मजबूती बनी और आगे चल करके भारत क्या होता है, एक राष्ट्र के रूप में आता है। ब्रिटिश उपनिवेश ने दो तरह से राज किया। पहला, कुछ राज्यों पर सीधा शासन, यानी जो अंग्रेज थे वो क्या दो टाइप से शासन करते थे, यानी कुछ राज्यों पर या उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया और डायरेक्ट शासन करते थे, ठीक है, या फिर जहां
600 राजशाही राजा थे और प्रायः राजवंशी थे। अपने से सरकार ने उपनिवेश विरोधी आंदोलनों ने आधुनिक भारत का राजनीतिक प्रक्रिया का ढांचा तय, यानी जब अंग्रेज यहाँ थे तो अंग्रेज क्या करते थे, लोगों का शोषण करते थे, लोगों का दमन करते थे। यही चीज़ों ने क्या किया, भारत के लोगों को एकत्र करने में और भारत को लोगों को एकजुट करने में इन चीज़ों ने क्या की, बहुत ज़्यादा मदद की। और भारत का जो था, जो समाज था, उसमें उपनिवेशी विरोधी आंदोलन हुए और आगे चल करके एक देश की कल्पना, एक राष्ट्र की संकल्पना हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों से निकली। आज जिसे हम राष्ट्र राज्य के रूप में देखते हैं, जिसे आज हम भारत को राष्ट्र के राज्य के रूप में देखते हैं, उसे द्वितीय विश्व युद्ध में योगदान ही, यानी जो हमारा एक देश जो था, देश बना, राष्ट्र बना, उसमें सेकंड वर्ल्ड वार का बहुत ज़्यादा योगदान है। युद्ध ने जुड़वा का अभ्यास करवाया, युद्ध ने क्या करवाया, जुड़ाव का, यानी जब युद्ध हुआ तो पता चला लोगों को, यानी हम लोगों के इतनी ज़्यादा, जब यहाँ पर अंग्रेज था भैया, हर लोगों का शोषण करता था, चाहे बंगाल हो, बिहार, सबका जब शोषण हुआ तब लोगों को पता चला भाई कि अंग्रेज हमारे लिए सही नहीं है, हमको एकजुट होना पड़ेगा। हमको ये नहीं कि तू बंगाली है, तू मराठी है, तू बिहार का है, तू उत्तर प्रदेश का है, तू मध्य प्रदेश का है, तू दक्कन का है, इसमें नहीं, बल्कि हमको एक राष्ट्र के रूप में आना पड़ेगा और हमें इन अंग्रेजों के इस देश से खदेड़ना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा। तब हमारा देश क्या था, एक जो अलग अलग राष्ट्र राज्य की संकल्पना नहीं था, तब हमारे देश में राष्ट्र की संकल्पना, यानी राष्ट्र राज्य की संकल्पना आती है, जो पूर्व निर्धारित जमीन थी। इसके अलावा इसने मानव जाति और संस्कृति में पहचान, यानी राष्ट्र राज्य ने क्या कराया, मानव जाति को और हमारी जो संस्कृति थी इसको भी पहचान दिलाने में क्या किया, इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला जो हमारा रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेगा, इसको भी हम जरूर करेंगे, क्या रहेगा, 3.4 रहेगा, औपनिवेशिक भारत में राष्ट्र, राज्य और समुदाय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको, ये हमारी पहली क्लास है, इसको हम अपने क्या करेंगे, अपनी अगली क्लास यानी नेक्स्ट क्लास में इसको हम जरूर देखेंगे। और आप चैनल पर जाकर के अन्य जो हमारे वीडियो हैं उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं और उन वीडियो से आप भी क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। इससे पहले इसकी फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास अपलोड कर दिया गया है और आप चैनल पर जाकर के इसकी जितनी अन्य क्लासें हैं, अन्य क्लासों की भी आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं और आप उनसे अधिक से अधिक आप पढ़ाई कर सकते हैं और आप अपने आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें और अच्छे से अच्छे आप परफॉर्मेंस कर सकें। और अगली जो हमारी क्लास होगी, हम उसमें किस पर चर्चा करेंगे, औपनिवेशिक भारत में राष्ट्र, राज्य और समुदाय वाला जो टॉपिक होगा, इस पर हम क्या करेंगे, डीपली चर्चा करेंगे और डीपली रूप से इन चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसमें जितनी चीज़ों की उन भी चीज़ों को हम जानने की कोशिश है। अगली क्लास जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है और अगली क्लास का भी आप सब लोग वेट कीजिए, बहुत जल्द वो भी आने वाली है। और आप सभी क्लासेस को जाकर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए। और आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।